हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम पेटीएम डिस्कस करेंगे। पिछले 4 साल में कंपनी ने बहुत उठापटक देखी है। 4 साल पहले कंपनी का आईपीओ आया था विद लॉट्स ऑफ फैनफेयर। इन्वेस्टर्स बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अगले 2.5 साल कंपनी के लिए बहुत बहुत खराब रहे। कंपनी का स्टॉक बुरी तरह गिरा। हाउएवर, अब ऐसा नजर आ रहा है कि शायद कंपनी के फॉर्च्यून्स चेंज हो रहे हैं। कंपनी ने जो 1.5 साल पहले बॉटम बनाया था, आज के दिन में स्टॉक वहां से लगभग 4x ट्रेड कर रहा है, यानी 4 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाता है तो दैट इज यूजुअली सपोर्टेड विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। आखिर ऐसे कौन से फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से पेटीएम के स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें नजर आ रहा है? इस वीडियो में हम पेटीएम का बिजनेस कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। आज के दिन में कंपनी की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव कैसे हैं वो देखेंगे, ग्रोथ ट्रिगर्स कैसे हैं। उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशंस देखेंगे और कंपनी के अंदर आज के दिन भी कौन से रिस्क ऑलरेडी हमें नजर आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो पेटीएम के अच्छे दिन शुरू हुए ना, उनकी जस्ट शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है। शायद अगले 3-4 साल इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेटीएम का बिजनेस क्या है। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आपको जितने भी ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। यूजुअली लोगों को ये बिजनेस ही समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि सभी मूविंग पार्ट्स को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझा सकूं। पेटीएम के पास 3 वर्टिकल्स है जहां से उनके पास रेवेन्यू आता है। पहला जो वर्टिकल है वो वर्टिकल है पेमेंट सर्विसेज। पेमेंट सर्विसेज नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पेमेंट सर्विसेज क्या है? देखिए, जितना भी बड़ा पेटीएम का इकोसिस्टम है ना, उस इकोसिस्टम में जितनी भी पेमेंट्स होती है, चाहे आप क्यूआर कोड्स के थ्रू करते हैं या फिर आप कार्ड्स के थ्रू करते हैं, तो उन पेमेंट्स के ऊपर पेटीएम पैसा कमाता है। फॉर एग्जांपल, एक दुकान पर आप गए, दुकान को हम मर्चेंट बोलेंगे, ठीक है। एक मर्चेंट के पास आप गए और मर्चेंट के पास पेटीएम की कार्ड मशीन है, पीओएस मशीन है। वहां पर आपने अपना कार्ड स्वाइप किया, तो जो मर्चेंट है ना, उसे 1.5 से 2% फीस पे करनी पड़ती है फॉर यूजिंग दैट कार्ड वाला इकोसिस्टम। और ये जो 2% फीस है ना, ये डिवाइड हो जाती है बिटवीन बैंक जिसने वो क्रेडिट कार्ड दिया है, सबसे ज्यादा पैसे उसके पास जाते हैं। उसके बाद कुछ परसेंट ऑफ द फीस जाती है जो नेटवर्क सर्विसेज होती है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया या वीजा सर्विसेज हो गया या फिर रुपे क्रेडिट कार्ड हो गया। कुछ पैसा उनके पास जाता है और बचा हुआ पैसा पेटीएम जैसी कंपनी को मिलता है। इस पूरी फीस को हम बोलते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर को याद रखिएगा, ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगा। अब एमडीआर फीस ये कहां कमाते हैं? जब भी कोई पीओएस मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती है, जो हमको या तो पाइन लैब्स की नजर आती है या फिर पेटीएम की मशीन्स नजर आती हैं, वहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से वहां पर पेमेंट करते हैं, तो एमडीआर फीस, एक कुछ परसेंट ऑफ द एमडीआर फीस पेटीएम के पास जाती है। इसके अलावा जब भी आप मर्चेंट से ईएमआई एग्रीगेशन करवाते हैं, यानी आप किसी भी मर्चेंट के पास गए, सपोज कीजिए एसी खरीदने गए, और उसके बाद आपने वहां की ईएमआई बनवा ली अगले 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो वो ईएमआई जो एग्रीगेशन की फीस है ना, वो भी पेटीएम को मिलती है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां से पेटीएम पैसे कमाता है। समझ गए? तो पेटीएम के इकोसिस्टम के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, उतना ज्यादा पेटीएम एमडीआर पैसा कमाएगा, ठीक है। अब एमडीआर में एक बहुत बड़ी समस्या है। 70% या फिर 80% के आसपास जो पेटीएम का एमडीआर रेवेन्यू है ना, वो यूपीआई से आता है, और यूपीआई पर एमडीआर फीस 0 है। यानी यूपीआई पे जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो आप 0 पैसे कमाते हैं, पेटीएम को कुछ नहीं मिलता। सिर्फ गवर्नमेंट 1-2 साल के अंदर कुछ इंसेंटिव दे देती है, 100, 200, 300 करोड़ के आसपास, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। तो बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है आपको जीएमवी बढ़ाने का, खासकर यूपीआई के ऊपर। इसीलिए पेटीएम कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन इनके इकोसिस्टम पे नॉन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके यूपीआई के अंदर अब ऑप्शन आ गया है क्रेडिट कार्ड ऐड करने का, और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेटीएम की ऐप से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये जो एमडीआर फीस है ना, यहां से कंपनी
कि मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर अगर आप टोटल मार्जिन्स देखेंगे ना तो वो सिर्फ 0.03% के आसपास मिलता है। बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। 15-20%, 25% के आसपास की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मार्जिन्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। अब पेमेंट सर्विसेज के अंदर दूसरा जो रेवेन्यू मॉडल है ना, वो है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। और मुझे ऐसा लगता है कि सब्सक्रिप्शन जो रेवेन्यू है ना, दैट इज द बैकबोन ऑफ दिस कंपनी। कंपनी जो पिछले 3 साल में 4 साल में सर्वाइव कर पाई है ना, डिस्पाइट आरबीआई की जो रेगुलेशंस आई हैं, वो इस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की वजह से कर पाई है। मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, पेटीएम वाज द पाइनियर। जो ये साउंड बॉक्स आप किसी भी दुकान के अंदर देखते हो ना, वो पेटीएम ने शुरू किए थे। एंड दिस वाज द रेवोल्यूशनरी चेंज। पेटीएम ने इस साउंड बॉक्स मॉडल को और जो अपनी कार्ड मशीन जो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट्स के पास रखी हैं, इसको बहुत अच्छी तरह मोनेटाइज किया है। दिस इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। जब भी किसी दुकानदार के पास साउंड बॉक्स जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा सिम होता है। आपको पेमेंट का ऑटोमेटिक कंफर्मेशन के लिए अपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना पड़ता। वो उसके पास ऑलरेडी प्लान होता है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद साउंड बॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। आप छोटे मर्चेंट हैं तो छोटा साउंड बॉक्स खरीद सकते हैं, या सिर्फ क्यूआर कोड लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है, आप मशीन्स पे चले जाते हैं और बेटर साउंड बॉक्स और सॉफ्टवेयर आप पेटीएम से खरीदते हैं। इनफैक्ट जितने भी मर्चेंट्स हैं ना, वो पेटीएम को हर महीने कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक। दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस मॉडल जिससे पेटीएम आज के दिन में पैसा कमा रहा है। समझे? ये रेवेन्यू मॉडल ना बहुत सॉलिड रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि आपके पास एक किराया जैसा धंधा है कि हर महीने इतने पैसे आपको सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगे। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आज के दिन में जो पेटीएम के इकोसिस्टम पर लगभग 4.5 करोड़ मर्चेंट्स है, 4.5 करोड़ मर्चेंट्स है, जिसमें से 1.37 करोड़ मर्चेंट्स वो हैं जिन्होंने इनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। यानी वो हर महीने 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए पेटीएम को देते हैं। यहां पर मार्जिन्स भी बहुत खतरनाक है इन कंपैरिजन टू, अगर हम सिर्फ एमडीआर के रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे तो यहां पर ग्रोस मार्जिन्स बहुत हाई हैं। एक बार पेटीएम का खर्चा आता है वो डब्बा रखने में, 1500 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की मशीन है ऑन एन एवरेज, लेकिन अगले 1 साल में, 2 साल में उसका वो ना ही सिर्फ कॉस्ट रिकवर करते हैं, बल्कि उसे एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू सोर्स भी बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा जो मर्चेंट्स इनके साउंड बॉक्स में हैं, वो लोन्स भी खरीदते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। समझे? तो ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, ये पेटीएम की एक बैकबोन है, और पेटीएम आज के दिन में यहां पर लीडर है। नंबर 2 पे आता है फोन पे, जो पेटीएम से आज के दिन में पीछे है। लगभग 20 से 25% ऑफ द मार्केट शेयर आज के दिन में पेटीएम के पास है। अच्छा, इसके अलावा ना पेमेंट सर्विसेज में कुछ और भी फीस हैं एमडीआर के अलावा, जो हर एक पेमेंट पर पेटीएम कमाता है। सबसे पहले तो है प्लेटफॉर्म फीस। फॉर एग्जांपल, जोमेटो के ऊपर आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, तो जोमेटो को पेटीएम को होस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म फीस पे करनी पड़ती है, जो एक सर्विस चार्ज है, जो सेस चार्जेस कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म फीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा कन्वीनियंस फीस है। कन्वीनियंस फीस, फॉर एग्जांपल, आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट गेटवे पर पेमेंट करते हैं, समझ रहे हो, पेमेंट गेटवे आप पेटीएम का यूज करते हैं, तो उस समय कस्टमर्स को कन्वीनियंस फी पे करनी पड़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के इंसेंटिव आते हैं, जो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, ताकि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं वो यूपीआई को प्रमोट कर सके। बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं आते, और शायद फ्यूचर में ये इंसेंटिव्स बंद भी हो जाएंगे। उसके बाद इनके पास वॉलेट का बिजनेस था। अगर आप वॉलेट में पैसा डालते थे या पैसा बनाते थे, तो उसमें भी कंपनी को पैसा मिलता था। आई होप आपको पेमेंट सर्विसेज का बिजनेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोस्टली कंपनी रेवेन्यू यहीं से कमाती है। अब बात करते हैं कंपनी के दूसरे बिजनेस सेगमेंट की, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये वो सेगमेंट है जिसकी वजह से आज के दिन में मार्केट इस कंपनी को रिलेट कर रही है। जो स्टॉक में हमें ऊपर का ट्रेंड नजर आ रहा है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज की बेटर परफॉर्मेंस की वजह से नजर आ रहा है। देखिए, पेमेंट से जो पैसा आया वो आया, अब कंपनी के पास डेटा है। उस डेटा का कंपनी क्या करती है, या कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे डेली मंथली ट्रांजैक्शंस होती हैं, या बहुत सारे यूजर्स आते हैं, उनका कंपनी कैसे फायदा उठाती है? उनका कंपनी फायदा उठाती है फाइनेंशियल सर्विसेज देके, उन कस्टमर्स को लोन देके, इंश्योरेंस बेच के, या फिर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक बेचकर। सबसे बड़ा जो इनका बिजनेस है वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ करने वाला बिजनेस भी यही है। सबसे ज्यादा मार्जिन्स भी यहीं से आते हैं, और जो फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है ना, वो यहीं से आने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा, पेटीएम ने पिछले 5-6 साल के अंदर ना एक एक्सपर्टीज हासिल की है।
वो है कि जो मर्चेंट्स की बैलेंस शीट है ना, उनके अंदर इनसाइट्स। पेटीएम ने अपने साउंड बॉक्स, क्यूआर कोड मर्चेंट्स के पास रख दिए। पेटीएम को रियल टाइम में पता है कि कौन सा मर्चेंट कैसे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसके पास कैसे पैसे आ रहे हैं, मंथली उसके पैसे कैसे आ रहे हैं, या ईयरली उसके पास कैसे रेवेन्यू आ रहा है, वो प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है, ये वो अंदाजा लगा सकता है। जिसकी वजह से पेटीएम के पास एक इनसाइट है, जिससे वो ये बता सकते हैं कि कौन सा मर्चेंट लोन वर्दी है, किस मर्चेंट को कितना लोन दिया जा सकता है। सबसे बड़ी कैटेगरी जहां पर ये लोन देते हैं वो है मर्चेंट लोन्स। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि पेटीएम अपनी बैलेंस शीट से कोई लोन नहीं देता। इनफैक्ट आरबीआई की थोड़े दिन पहले एक गाइडलाइंस आई थी, जिसके हिसाब से जो फिनटेक कंपनीज है ना, वो अपनी बैलेंस शीट से पैसा दे ही नहीं सकती, उनको पार्टनर करना पड़ेगा एनबीएफसी से या फिर बैंक से, है ना। तो पेटीएम क्या करता है, पेटीएम के पास इंफॉर्मेशन है कि ये जो दुकानदार है ये क्रेडिट वर्दी है, इसको लोन दिया जा सकता है क्योंकि ये लोन वापस दे देगा। तो उनके पास सोर्सिंग इंफॉर्मेशन है, ये सोर्सिंग इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं एनबीएफसी के साथ, और एनबीएफसी लोन देता है। अब पेटीएम पैसे कैसे कमाता है, देखिए, सबसे पहले तो पेटीएम को मिलती है सोर्सिंग फीस। आपने ओरिजिनेट किया है लोन, तो 4% ऑफ लोन अमाउंट आपको मिलेगा, 4%। अगर एक कस्टमर 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो 4,000 रुपए पेटीएम के खाते में आ गए। उसके बाद इस कस्टमर को, मर्चेंट को, हर रोज अपना लोन वापस देना है इन केस ऑफ मर्चेंट लोन्स। यानी जैसे ही आपका दिन खत्म हुआ, आपके खाते में से ऑटोमेटिकली आज की किस्त कट जाएंगी। वो कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, और वो कलेक्ट करके पैसा दे देता है एनबीएफसी को, क्योंकि मेन जो लोन देने वाला है वो तो एनबीएफसी है। एनबीएफसी का क्या खर्चा आ रहा है, कोई भी खर्चा नहीं आ रहा है ना। तो पेटीएम को 2% के आसपास कलेक्शन फीस मिल जाती है। अगर एवरेज निकालें तो हम 5-5.5% वो हर जो मर्चेंट लोन देते हैं ना उस पे कमा लेते हैं। बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर पिछले 5-6 साल से तो पेटीएम ने जो क्रेडिट दिए हैं ना, जो लोन्स दिए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोन खराब नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास एक इनसाइट है कि बिजनेस कैसा चल रहा है इस कस्टमर का, और इस डेटा का वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ग्रोथ भी बहुत खतरनाक है, 35-40% से हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फ्यूचर में इस कैटेगरी के अंदर, है ना। दूसरा कैटेगरी ऑफ लोन जो ये देते हैं वो पर्सनल लोन है। अब पर्सनल लोन में समस्या है, पर्सनल लोन में समस्या ये है कि पर्सनल लोन पर्सनल काम के लिए होता है। मर्चेंट लोन जब लेता है वो अपने धंधे के लिए लेता है, तो धंधे की इनसाइट तो उनके पास है, पेटीएम के पास। लेकिन पर्सनल लोन अगर मैं लेता हूं, मैं मर्चेंट भी नहीं हूं, है ना, तो इतनी ज्यादा इनसाइट पेटीएम के पास नहीं है ना। इसके अलावा जो पर्सनल लोन की साइकिल है ना, वो मैक्रो साइकिल पूरे देश के अंदर वो खराब हो रही है, जिसकी वजह से आरबीआई के भी बहुत सारे गाइडलाइंस आई हैं, जिसकी वजह से जो ये पर्सनल लोन की सेगमेंट है ना, उसको कट डाउन कर दिया गया है। पेटीएम यहां पर भी जो सोर्सिंग फीस है वो लेता है 4% के आसपास, और जो कलेक्शन फीस है वो कमाता है लगभग 2% के आसपास। लेकिन समस्या है, अगर कोई लोन खराब हो जाता है जो पर्सनल लोन में होने के चांसेस हैं, और अगर पेटीएम ने वहां पर सोर्सिंग फीस ले रखी है, तो पेटीएम को अपनी कन्वीनियंस फीस और सोर्सिंग फीस दोनों फोरगो करनी पड़ेगी। जो एनबीएफसी और बैंक है उसे पे करनी पड़ेगी। यानी एनबीएफसी को नुकसान नहीं होगा सिर्फ अगर लोन खराब हुआ, नुकसान पेटीएम को भी होगा। तो पेटीएम की जो पर्सनल लोन वाली साइकिल है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उम्मीद है शायद उस साइकिल ने बॉटम आउट कर दिया है। जैसे माइक्रो फाइनेंस की साइकिल ऑलरेडी बॉटमिंग के साइन दिखा रही है ना, हमने देखा है कि इस साल जो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल थी वो बॉटम आउट हो गई थी, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लोन की जो साइकिल है वो भी अब बॉटम आउट होगी। शायद वो अगले कुछ साल अच्छा परफॉर्म करेगी, जितना उसने 2024 में और 2025 में परफॉर्म किया था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तीसरे तरीके का लोन है पोस्ट पेड लोन। देखिए, मर्चेंट को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, और बहुत छोटे समय के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए, तो पेटीएम उनको पोस्ट पेड लोन देता है। अब पोस्ट पेड लोन को ना आप इस तरीके से समझिए कि पेटीएम ने मर्चेंट्स को क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिजिकल फॉर्म में नहीं, अपनी ऐप के थ्रू। यानी अगर मर्चेंट को इस महीने अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए किसी की चीज की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो पेटीएम के अंदर जो यूपीआई क्रेडिट उनको मिल रहा है ना, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसका बिल 1 महीने के बाद आएगा। बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, बस एक फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं है। और ये कहां पर देते हैं ये क्रेडिट, ये सिर्फ ये मर्चेंट्स को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि मर्चेंट की इनके पास इंफॉर्मेशन है, तो लोन खराब भी नहीं होते। अब इस धंधे में ना एक बहुत बड़ी समस्या आई 2 साल पहले। पेटीएम का पेमेंट्स बैंक हुआ करता था, जिसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया।
ये कहते हुए कि जो पेटीएम का बिजनेस है और पेटीएम बैंक का बिजनेस है वो आर्म्स लेंथ पे नहीं है, यानी वो बहुत पास पास काम कर रहे हैं। पेटीएम के जो खाते थे वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर थे, है ना, और केवीआईसी की भी बहुत इश्यूज थे, पैन के भी बहुत सारे इश्यूज थे। उसकी वजह से आरबीआई ने कहा कि नहीं, तुम ना ही अपना वॉलेट वाला बिजनेस चला सकते हो और ना ही ये जो लोन्स दे रहे हो ना, ये लोन्स दे सकते हो। तो पेटीएम ने अपना वो बिजनेस बंद कर दिया था। लेकिन आज के दिन में ये बिजनेस एक नए अवतार में आया है जिसका नाम है क्रेडिट ऑन यूपीआई। अब क्रेडिट ऑन यूपीआई सेम बिजनेस है, पुराने वाला बिजनेस, लेकिन उनको एक नए अवतार में इन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर इन्होंने अपने जो खाते रखे हैं ना वो अपने पेमेंट बैंक के ऊपर नहीं रखे, बल्कि बैंक के साथ टाई अप करके रखे हैं, दूसरे बैंक के साथ, एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक के साथ। तो एचडीएफसी आईसीआईसी को क्या फायदा है? लोन्स प्रोवाइड करवा रहा है पेटीएम, लेकिन अपनी बैलेंस शीट से नहीं, एचडीएफसी की बैलेंस शीट से। इससे एमडीआर फीस कमाते हैं, वो कन्वीनियंस फीस कमाते हैं, लोन ओरिजिनेटिंग फीस कमाते हैं। जैसे ही जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस होता है वो बहुत हाई यील्ड वाला बिजनेस होता है, वैसे ही ये जो यूपीआई ऑन क्रेडिट वाला बिजनेस है वो बहुत हाई यील्डिंग बिजनेस है। यहां से बहुत ज्यादा पैसा आता है, बहुत ज्यादा मार्जिन कमाए जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रेडिट ऑन यूपीआई वाली सेगमेंट है ना, ये अगले कुछ सालों में बहुत 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 रैपिडली ग्रो करेगी, क्योंकि आज के दिन में यहाँ से जीरो रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 2-3 साल में यहाँ पर अगेन आप 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ की डिसबर्समेंट्स देखने लग जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में कंपनी पेटीएम मनी चलाती है, जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड बेचती है, स्टॉक्स की ब्रोकरेज करती है, इसके अलावा इंश्योरेंस बेचती है। अब ये बिजनेस सेगमेंट मुझे पसंद नहीं है, ना ही यहां पर मुझे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और यहां पर सबसे बड़ी समस्या है कंपटीशन। अब अगर पेटीएम पर आप खुद सोचिए कितने लोग जाकर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अगर हम मेरे को म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो मैं ग्रो पर जाऊंगा या फिर ज़ेरोधा पर जाऊंगा, मैं पेटीएम पर क्यों जाऊंगा? कंपटीशन का खतरा है, इसीलिए इनका जो मार्केट शेयर है ना वो 1% से भी कम है ना। बहुत ज्यादा ग्रोथ की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो आप बेच रहे हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में वैसे भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि पेटीएम मनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वही हाल इंश्योरेंस बिजनेस का है। इंश्योरेंस में एक मोनोपोली बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको इनडायरेक्टली किसी मिडलमैन के थ्रू इंश्योरेंस खरीदना है ना, तो वो टेक्नोलॉजी पार्टनर आपका पॉलिसी बाजार होगा। 50% ऑफ दिस मार्केट शेयर इज विद पॉलिसी बाजार। क्या वो मोनोपोली पेटीएम ब्रेक कर सकता है? एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो यहां पर मुझे नहीं लगता पेटीएम पॉलिसी बाजार की मोनोपोली ब्रेक कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है और म्यूचुअल फंड का बिजनेस है और स्टॉक्स का बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाता रहेगा, लेकिन नथिंग सब्सटेंशियल आई गेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। कंपनी के मोस्टली जो ग्रोथ होने वाली है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज की सेगमेंट से ही आने वाली है। पेमेंट सर्विसेज 15, 20, 25% के आसपास ग्रो कर देगा, 20-25% से ग्रो कर देगा, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो शायद 35 या 40% भी ग्रो कर सकते हैं अगले 3 साल तक, क्योंकि यहां पर स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अब तीसरी सेगमेंट की मैं बात करता हूं, मार्केटिंग सर्विसेज। मार्केटिंग सर्विसेज क्या है? देखिए, पेटीएम के पास बहुत बड़ा एक कस्टमर है जो हर रोज उनकी ऐप के ऊपर आता है। इसको पेटीएम आहिस्ता आहिस्ता मोनेटाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू कमाता है। जैसे जैसे मर्चेंट्स बढ़ते हैं, जितनी मर्चेंट्स की पेनिट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे जो आपकी एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू आता है वो बढ़ता है। स्क्रैच कार्ड लगाते हैं ये, कभी कभी जो ब्रांड्स हैं उनकी डील्स लेके आते हैं, डील्स और वाउचर से पैसा कमाते हैं। तो वो डायरेक्ट रेवेन्यू सोर्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पेटीएम अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है ना, वैसे वैसे एडवर्टीजमेंट, वाउचर्स, डील्स, इनकी वजह से भी पैसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जा रहा है। यहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता, सिर्फ कंपनी के 16-17% के आसपास रेवेन्यूज आते हैं यहां से, फ्रॉम मार्केटिंग सर्विसेज से। इसके अलावा कंपनी के पास टिकटिंग का बिजनेस है, जहां पर ये एयरलाइन की टिकट बेचते हैं, बस की टिकट्स बेचते हैं। कन्वीनियंस फीस कमाते हैं जब भी आप कोई पेटीएम के प्लेटफॉर्म से एयरप्लेन की टिकट बुक करवाते हैं। बहुत बड़ा और एक्साइटिंग डिवीजन नहीं है। हाँ, मूवी टिकटिंग का जो बिजनेस था वो बहुत एक्साइटिंग था, वहां से बहुत ज्यादा पैसा आता था, वहां से ये अच्छा खासा रेवेन्यू कमाते हैं। वो इन्होंने लेकिन बेच दिया जोमेटो को। क्यों बेच दिया? क्योंकि कंपनी कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, पेमेंट सर्विसेज के ऊपर। ये एंसिलरी एक्टिविटीज हैं, ये मेन एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। तो कंपनी ने उस सेगमेंट को मोनेटाइज कर दिया, जोमेटो को बेच दिया, और मेरे हिसाब से कंपनी ने अच्छा डिसीजन लिया। इसके अलावा कंपनी बैंक्स के साथ मिलके, एनबीएफसीज के साथ मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स भी निकालती है ना। वहां से भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। तो ओवरऑल
मार्केटिंग जो सर्विसेज है ना, उनको ना ही मैं ग्रोथ इंजन की तरह देख रहा हूं और ना ही कंपनी की कोर की तरह देख रहा हूं। ग्रोथ इंजन में देखता हूं फाइनेंशियल सर्विसेज को, और कंपनी का कोर बिजनेस मैं देखता हूं पेमेंट सर्विसेज, जहां पर सब्सक्रिप्शन का धंधा है। सब्सक्रिप्शन का जो धंधा है वो कंपनी का कोर है, जिसकी वजह से पेटीएम आज के दिन में सर्वाइव कर पा रही है। आई होप आपको पेटीएम का धंधा समझ में आ गया होगा कि पेटीएम पैसा कैसे कमा रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू में लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल्स हैं और सब वर्टिकल्स हैं उनके, लेकिन इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप सुनोगे और उसके बाद खुद अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये बिजनेस और बेटर समझ में आने लग जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रोथ ट्रिगर्स की। मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी के जो अच्छे दिन है ना, वो पिछले 1-1.5 साल से शुरू तो हो गए हैं, लेकिन अभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। अगले 3-4 साल कंपनी के लिए बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? पहला ग्रोथ ट्रिगर है जो रेगुलेटरी कंसर्न्स पिछले 3-4 साल में हमने कंपनी के साथ देखे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो बैंकिंग, एनबीएफसी और क्रेडिट का सिस्टम है ना, वो ओवर रेगुलेटेड सिस्टम है। उसके ऊपर आरबीआई की बहुत तीखी नजर रहती है, एंड राइटली सो, क्योंकि अगर इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, एनबीएफसी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है ना, तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। पूरी इकोनॉमी ये क्रेडिट सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। इसीलिए आरबीआई इस सेक्टर को बहुत ज्यादा माइन्यूटली ट्रैक करता है। किसी भी कंपनी में कहीं भी अगर छोटी सी भी कोताही नजर आती है ना, तो आरबीआई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। यही चीज हमने पेटीएम के साथ देखी। पेटीएम एक नई स्टार्टअप कंपनी थी, नए माइंडसेट के साथ मार्केट के अंदर आई थी, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी। 2017, 18, 19, 20 के अंदर उन्होंने अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी लाइसेंस ले लिया था। अब पेटीएम सिर्फ एक फिनटेक नहीं रह गई थी, बल्कि एक पेमेंट बैंक भी बन गई थी, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली आरबीआई के परव्यू के अंडर आ जाती है। और आरबीआई की जो तीखी नजर है वो और भी ज्यादा तीखी हो जाती है। लेकिन जो इनका माइंडसेट था वो एक स्टार्टअप वाला था। ये उसी रैपिड ग्रोथ से मार्केट शेयर गेन करने के लिए, कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, इन्होंने जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया। सबसे बड़ी जो गाइडलाइंस आरबीआई की थी वो ये थी कि पेमेंट बैंक जो है और पेटीएम का बिजनेस है, उसको दूर दूर रहना चाहिए, उसको एक आर्म्स लेंथ के ऊपर रहना चाहिए। वो एक दूसरे के कोल्यूजन में काम नहीं कर सकते, ताकि बिजनेस के अंदर एक फेयरनेस बनी रहे, जिसका बहुत बड़ा अनदेखा पेटीएम ने किया। पेटीएम के जितने भी वॉलेट्स हुआ करते थे, उनके जो खाते हुआ करते थे, वो पेमेंट बैंक्स के अंदर खुला करते थे, इनके खुद के पेमेंट बैंक के अंदर। और जो इनके केवाईसी नॉर्म्स हुआ करते थे, पैन के नॉर्म्स हुआ करते थे, वो अच्छी तरह फुलफिल नहीं हुआ करते थे। बहुत बड़ा लैप्स आरबीआई ने देखा। आरबीआई ने इनको कई बार वार्न भी किया, लेकिन कंपनी ने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। वो अपने रैपिडली ग्रोथ के ऊपर लगे रहे, है ना। तो इसकी वजह से आरबीआई ने कहा कि एनफ इज एनफ। अब हम आपका जो ये पेटीएम पेमेंट वाला बिजनेस है ना, इस पे रोक लगा रहे हैं। आप और कोई नए डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। इनफैक्ट आपके पास डिपॉजिट्स के सारे हक जाते हैं। कंपनी का जो वॉलेट बिजनेस था, जहां से 20% रेवेन्यू आता था, पेटीएम वॉलेट वाज अराउंड 60-70% ऑफ द मार्केट, वो कोलैप्स हो गया। कंपनी का जो फास्टैग का बिजनेस था वो कोलैप्स हो गया। कंपनी का जो कलेक्शन का बिजनेस था, आप मर्चेंट से पैसा ले रहे हैं, उसके बाद अपने पेटीएम बैंक के अंदर रख रहे हैं, है ना, वो बिजनेस कोलैप्स हो गया। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, कंपनी का पोस्ट पेड वाला जो लोन्स वाला बिजनेस था वो कोलैप्स हो गया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आईपीओ के बाद कंपनी के साथ जो भी गलत हो सकता था ना, वो हुआ, रेगुलेटरी रीजंस की वजह से हुआ। जो आरबीआई बिल्कुल ठीक था, आरबीआई ने जो एक्शंस लिए वो बिल्कुल ठीक लिए। अब लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो खराब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पेटीएम के लिए चल रहा था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो रेगुलेशंस आ रही हैं वो पेटीएम के फेवर में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, पेटीएम को रिसेंटली जो पेमेंट गेटवे का लाइसेंस था वो रिन्यू हो गया इनका। इसके अलावा जो इनके पोस्ट पेड लोन्स थे, वो 6,000 करोड़ पर मंथ डिसबर्सल से जीरो डिसबर्सल पे आ गए थे, वो अब इन्होंने यूपीआई ऑन क्रेडिट से शुरू कर दिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्केल अप होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने एफएलडीजी जो नॉर्म्स थे उनको स्क्रैप कर दिया। देखिए, एफएलडीजी को मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि अगर कोई फिनटेक किसी एनबीएफसी के साथ मिलकर लोन देता है ना, तो कुछ परसेंटेज ऑफ दैट लोन शुड बी ऑन द बैलेंस शीट ऑफ फिनटेक, ताकि कोई भी लॉस हो ना तो वो सिर्फ एनबीएफसी को ना हो, वो फिनटेक को भी हो, जिसकी वजह से फिनटेक जो लोन ओरिजिनेट करेगा ना, वो और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करेगा। ठीक है, लेकिन ये एफएलडीजी जो
गाइडलाइंस थी ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसके हिसाब से ये एफएलडीजी प्रोविजंस खत्म कर दिए हैं और लोन देने का हक सिर्फ एनबीएफसी को है। जो फिनटेक्स है ना, वो सिर्फ लोन ओरिजिनेट कर सकती हैं, फी इनकम कमा सकती हैं, लेकिन अपनी बैलेंस शीट पर लोन नहीं दे सकती। इस नई गाइडलाइंस का शुरू में तो पेटीएम को नुकसान हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पेटीएम को फायदा भी हो रहा है। पेटीएम की जो बैलेंस शीट है वो बहुत हैवी बैलेंस शीट बनती जा रही थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता एसेट लाइट बैलेंस शीट बनती जा रही है। ओरिजिनेटिंग फीस कमाते हैं, सोर्सिंग फीस कमाते हैं, कलेक्शन फीस कमाते हैं। इसके अलावा जो क्रेडिट की जिम्मेदारी है वो एनबीएफसी के ऊपर है ना। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगने लगा है कि कंपनी के लिए जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट खराब चल रहा था ना, शायद उसका टाइड टर्न हो गया है। ये आज के दिन में कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। दूसरा ग्रोथ ट्रिगर है रेवेन्यू ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल पेटीएम 25% से तो ग्रो कर ही लेगा, जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको बिजनेस समझाते हुए बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। खासकर मर्चेंट लोन वाला बिजनेस बहुत घातक स्पीड से ग्रो कर रहा है और शायद अगले 2-3 साल तक भी यूं ही रैपिडली ग्रो करता रहेगा। पर्सनल लोन वाला स्पेस, पर्सनल लोन, रिमेंबर मैक्रो साइकिल अच्छी नहीं चल रही थी, यानी पूरी इकोनॉमी के अंदर पर्सनल लोन्स उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि क्रेडिट साइकिल खराब हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि शायद वो साइकिल भी रिवर्स हो रही है। अगर साइकिल रिवर्स होती है तो पर्सनल लोन से भी जो इनकी फीस आती थी उस इनकम में हमें इंक्रीमेंट नजर आने लग जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रिगर होगा पोस्ट पेड लोन्स, क्रेडिट ऑन यूपीआई। आज के दिन में यहां से जीरो रेवेन्यू आता है। जितना भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है अगले 2-3 साल के अंदर वो जो पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ में इंपैक्ट डालेगा। रिमेंबर, आज से 2 साल पहले कंपनी यहां से 6,000 करोड़ की पर मंथ डिसबर्समेंट करती थी और आज जीरो करती है। ठीक है, हो सकता है अगले 2-3 साल के बाद ये फिगर अगेन 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास चली जाए। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज की डिवीजन है ना, वो एक रैपिड ग्रोथ वाली डिवीजन है। यहां से शायद 40% तक भी ग्रोथ आ सकती है अगले 3 साल में। उसके अलावा जो पेमेंट सर्विसेज है वो भी अच्छे खासा ग्रो कर रहा है। पेमेंट सर्विसेज स्लोली ग्रो नहीं कर रहा, वहां पर भी हम 25% या 20% के आसपास तो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? कंपनी के जो जीएमवी हैं, टोटल जो कंपनी के इकोसिस्टम पे जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो पेमेंट चार्जेस आ रहे हैं, एमडीआर फीस आ रही है, पीओएस फीस आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है ना। वो 20-25% से इंक्रीज कर रही है। तो अगर पूरा इकोसिस्टम 20-25% से इंक्रीज कर रहा है तो वो डिवीजन भी 20-25% से ग्रो करेगी। इसके अलावा कंपनी ने पीओएस मशीन्स बहुत ज्यादा बेची हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन बहुत रैपिडली बेची हैं। इनफैक्ट जो पाइन लैब कंपनी यहां पर मार्केट लीडर हुआ करती थी, पेटीएम इज नाउ एमर्जिंग एज द सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन द कंट्री। ऑलमोस्ट शायद 50% ऑफ रेवेन्यूज ऑफ पाइन लैब है आज के दिन में पेटीएम का। ठीक है, तो वो अपनी मशीन से क्या होता है, मशीन से एक तो आपका सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू आता है, बहुत रैपिडली आता है ना। उसके अलावा मशीन ज्यादा बेचोगे तो उन मशीन्स के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा तो एमडीआर फीस आपको ज्यादा मिलेगी। यूजुअली जो ये कार्ड्स की मशीन होती है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ज्यादा चलते हैं, वहां पर एमडीआर फीस ज्यादा होती है। इसके अलावा कंपनी का ईएमआई का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आप किसी भी मर्चेंट के पास जाते हैं और उसके बाद ईएमआई में ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, कि मैं 3 महीने तक, अगले 4 महीने तक इस एसी के पैसे भर दूंगा, तो उस समय इनको बहुत मोटी फीस मिलती है। वो धंधा बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का बिजनेस, ऑलरेडी जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो 20-25% से पिछले 5 साल से बढ़ रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि इस स्पीड से ही बढ़ते रहेंगे। और पेटीएम कोशिश भी कर रहा है कि अपनी जो सब्सक्रिप्शन फीस है ना, उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? अपनी जो एम्प्लॉइज हैं, जो सेल्स वाले एम्प्लॉइज हैं, जो ग्राउंड में जाकर मर्चेंट से मिलते हैं और अपने साउंड बॉक्सेस को बेचते हैं, उनकी नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पेमेंट सर्विसेज के धंधे से 20-25% के आसपास तो ग्रोथ आनी ही आनी चाहिए। लेकिन हाँ, ग्रोथ इंजन होगा फाइनेंशियल सर्विसेज की डिवीजन, जहां से हम 40% तक भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग सर्विसेज से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, लेकिन हम यहां पर भी 15 से 20% तक की ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मर्चेंट्स बढ़ेंगे हमारी इकोसिस्टम के अंदर, वैसे वैसे एडवर्टीजमेंट से, वाउचर से, डील से, इन सब से भी हमारे रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूं, यहां से रेवेन्यू ग्रोथ हम 25% की तो एक्सपेक्ट कर ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ग्रोथ ट्रिगर की, इबिटा एक्सपेंशन। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंशन तो जो होगी वो होगी, सबसे बड़ा ट्रिगर आज के दिन में कंपनी के अंदर है इबिटा एक्सपेंशन, इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन।
आज के दिन में कंपनी सिर्फ 7% ईबिटा मार्जिन कमा रही है और मुझे ऐसा लगता है अगले 3 साल में ये ईबिटा मार्जिन 3 गुना भी हो सकता है, 15-20% तो हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी अब हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स बेच रही है। रिमेंबर, मार्केटिंग सर्विसेज में मार्जिन ज्यादा थे, लोन बेचने में, लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में मार्जिन ज्यादा है, पेमेंट सर्विसेज में मार्जिन कम है। सिर्फ 3 बेसिस पॉइंट के आप प्रॉफिट कमाते हो अगर आप एमडीआर फीस से पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप लोन डिसबर्समेंट करते हो तो वहां से आपके रेवेन्यू और मार्जिन बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनकी परसेंटेज बढ़ेगी इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज होंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत रैपिडली ग्रो करने वाले हैं। इसके अलावा एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि पेटीएम ना एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, इट्स अ न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस। और इन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर ना ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा होती है। यानी आपने एक बार खर्चा कर दिया टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी ऐप बनाने के ऊपर, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के ऊपर, उसके बाद आपका जो मेजॉरिटी ऑफ खर्चा है ना वो ऑलरेडी हो चुका। अब जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपके मार्जिन्स एक्सपेंड होने लग जाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा थी। फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा होना था वो कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया। अब जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे आपके लोन डिसबर्सल बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जो आपका पोस्ट पेड का बिजनेस है वो आपने रिसेंटली लॉन्च किया है, वहां से आज के दिन में 0 रेवेन्यू आते हैं, वहां पर आप अगर 3 साल के बाद 3,000 करोड़ के डिसबर्सल करने लग जाते हैं तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट वही सेम रहेगी, लेकिन जितने भी पैसे आप उस नए धंधे से कमाओगे ना दैट विल फ्लो टू योर ईबिटा, जिसकी वजह से आपके जो ईबिटा मार्जिन है ना वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। और यही फिनोमिनन हर बड़ी कंपनी जो प्लेटफॉर्म कंपनी है उसमें हमने देखा है। ज़ेगल में भी मैंने बात की थी, यही सिचुएशन जोमेटो के अंदर है, और भी बहुत सारी सैस कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जहां पर हमने देखा है कि ईबिटा मार्जिन बहुत रैपिडली एक्सप्लोड करते हैं जब आपके फाइनेंसियल्स, आपका बिजनेस मॉडल, आपका रेवेन्यू ग्रो करने लगता है। वैसा ही मुझे ऐसा लगता है कि पेटीएम के अंदर प्ले आउट होगा, जो सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है आज के अंदर पेटीएम के अंदर। इसके अलावा कंपनी इज गोइंग थ्रू अ कॉस्ट रिफॉर्म। कॉस्ट रिफॉर्म का कहने का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को ना स्ट्रीमलाइन कर रही है। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है ना उनको घटा रही है। उसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट इनके बैलेंस शीट का ना बहुत बड़ा एक हिस्सा था, जिसको कंपनी आहिस्ता आहिस्ता या तो रिड्यूस करेगी नहीं तो कांस्टेंट रखेगी। यानी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ये कॉस्ट हमें अगले 3-4 साल तक डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, कंपनी ना इससे पहले पेमेंट बैंक चलाती थी जो एक एसेट हैवी बिजनेस है। आपको ऑफिसेज भी खोलने हैं, है ना, आपको नया स्टाफ भी रखना है, जिसकी वजह से इनिशियली आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, कॉस्ट का बर्डन पड़ता है ना। लेकिन अब आरबीआई ने जो वो पेमेंट बैंक है उसका बिजनेस बंद कर दिया। अब कंपनी जो एसेट हैवी बिजनेस में थी ना उसकी बजाय कंपनी अब एसेट लाइट बिजनेस में चली गई है। आरबीआई ने वैसे तो एज अ पेनल्टी ये किया था, लेकिन इनडायरेक्टली इनको इसका बेनिफिट होगा अगले 3-4 साल में, जब जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट है ना, जो हैवी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमें एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डिक्रीज होती हुई नजर आएंगी और इसका बेनिफिट हमें बॉटम लाइन के अंदर नजर आएगा। आज के दिन में बॉटम लाइन के ऊपर ई सॉप्स की वजह से और उसके अलावा एम्प्लॉइज कॉस्ट की वजह से और इनडायरेक्ट कॉस्ट की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन नजर आता है। लेकिन अगले 3-4 साल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये कॉस्ट कम होगी वैसे वैसे पैट हमें ज्यादा नजर आने लगेगा। कंपनी जो आज के दिन में बॉटम लाइन पे प्रॉफिटेबल नहीं है, आज भी नुकसान में है, ईबिटा पॉजिटिव हो गई इस क्वार्टर में पहली बार, लेकिन बॉटम लाइन पे अभी भी नेगेटिव है, अभी भी नुकसान खा रही है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी अपनी कॉस्ट कट करेगी और ईबिटा एक्सपेंड होगा वैसे वैसे बॉटम लाइन पे हमें प्रॉफिट नजर आने लग जाएगा बहुत जल्दी। और जैसे ही प्रॉफिट नजर आने लग जाएगा तो हो सकता है कंपनी और मार्केट वैसे ही परफॉर्म करे, वैसे ही रिएक्ट करे जैसे जोमेटो के केस में किया था। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे ट्रिगर हैं। एक ट्रिगर तो ये है कि पूरी इंडस्ट्री ही 20-25% से ग्रो कर रही है। जो डिजिटल पेमेंट का बिजनेस है वो 20-25% से ग्रो कर रहा है। पूरा इकोसिस्टम ही 20-25% से ग्रो कर रहा है, तो पेटीएम बीइंग अ लीडर शुड आल्सो ग्रो विद 20-25% एट लीस्ट, है ना। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कंपनी के अंदर, इट इज अ इनोवेटर कंपनी। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी ना तो एक छोटी सी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टार्ट हुई थी एंड दे मेड सो बिग सो रैपिडली। ये बात किसी से भी छुपी नहीं हुई है और कोई दोहराई भी नहीं है इस बात में। इनफैक्ट जो साउंड बॉक्स का इनोवेशन था ना वो पेटीएम का ब्रेन चाइल्ड था और कंपनीज ने बाद में फोकस किया इस चीज के ऊपर।
तो कंपनी के डीएनए के अंदर वो इनोवेशन है। अब जो कंपनी के मालिक हैं, जो विजय शंकर जी हैं, वो बार-बार एआई की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम एआई सिर्फ बज़वर्ड की तरह यूज़ नहीं करना चाहते। हम एआई को एज़ अ कॉस्ट कटिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं। अपने बिज़नेस को और बेटर स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने समझाया कि कैसे वो अपने क्रेडिट डिसबर्सल में एआई का यूज़ करते हैं, ताकि कॉस्ट रिडक्शन हो, फ्रॉड डिटेक्शन हो बहुत जल्दी। इसके अलावा पेमेंट गेटवेज़ में जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो कैसे रैपिडली हो और वो उस तरीके से हो ताकि खर्चा मिनिमम से मिनिमम आए। तो कंपनी इज़ यूजिंग एआई एज़ अ टूल टू फर्दर इट्स ओन बिज़नेस। ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है कंपनी के लिए, और कंसीडरिंग ये एक न्यू एज कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी शायद एआई का कहीं ज़्यादा बेनिफिट उठा सकती है इन कंपैरिजन टू लेगेसी कंपनीज़। अगर मैं टीसीएस, इन्फोसिस की बात करूँ, वहाँ पर प्रोसेसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो चुके हैं। लेकिन जो नई एज कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। वो अपने बिज़नेसेस को बहुत जल्दी चेंज कर सकती हैं। फिर इसके अलावा कंपनी की ब्रांड स्ट्रांग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, ब्रांड ने एक बहुत बड़ा हिट लिया है पिछले 3-4 साल में, खासकर जो आरबीआई की रेगुलेशंस आई थी उसके बाद। लेकिन मानो चाहे मत मानो, पेटीएम इज़ अ ब्रांड, है ना? जैसे कोलगेट एक ब्रांड है, हम कोलगेट कर रहे हैं, टूथपेस्ट के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से पेटीएम यूज़ होता है पेमेंट सर्विसेज़ के लिए। पेटीएम कर दो, कोई दुकानदार आपको बोलता है पेटीएम कर दो, चाहे बेशक वो फ़ोन पे का क्यूआर कोड लगा के बैठा है ना? तो ब्रांड इज़ स्टिल वेरी स्ट्रांग। अब बात करते हैं रिस्क की। ऐसा कोई धंधा नहीं जहां पर रिस्क नहीं, ये बात मैं हर बार बोलता हूं। पेटीएम के बिजनेस में बहुत सारी अच्छी चीजें लग रही हैं हमको, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। आज तो आरबीआई की रेगुलेशंस पेटीएम के फेवर में आ रही हैं, लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स होगी और जो रेगुलेशंस हमने 4 साल पहले देखी थी वो आने लगी तो क्या होगा? देखिए, ये बात समझिएगा कि पेटीएम वैसे तो न्यू एज कंपनी है, बिल्कुल फिनटेक कंपनी है, अपनी खुद की बैलेंस शीट से कोई लोन नहीं देती, लेकिन पेटीएम की डिपेंडेंस है बैंकिंग और एनबीएफसी सिस्टम के ऊपर। अगर बैंकिंग और एनबीएफसी सिस्टम अच्छा परफॉर्म करेगा, पेटीएम भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर बैंकिंग और एनबीएफसी सिस्टम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो कोई भी चांसेस नहीं है पेटीएम के अच्छा परफॉर्म करने के। इनफैक्ट नई एज कंपनीज को मार्केट और भी ज्यादा पनिश करती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बैंक्स। ठीक है, तो आज ये अच्छी बात हमें नजर आ रही है कि जो आरबीआई है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रेट्स को कट कर रही है, तो शायद ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट आने वाला है, ऐसा हमें लगता है। जो पिछले 2-3 साल थे वो बहुत अच्छे नहीं थे क्रेडिट फाइनेंसिंग के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले 2-3 साल अच्छे हो बैंकिंग और एनबीएफसी बिजनेस के लिए। अगर ऐसा हुआ तो पेटीएम अच्छा पैसा बनाएगा, लेकिन अगर किसी रीजन से कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 2008 जैसा या फिर 2019 जैसा, तो कोई भी डाउट नहीं है कि पेटीएम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और ये स्टॉक पैसा बिल्कुल भी बना के नहीं देगा। दूसरा रिस्क, यूपीआई पर एमडीआर। भाई 80% ऑफ योर पेमेंट्स यूपीआई से होती हैं और यूपीआई पे आप 0 पैसे कमाते हो। कैसे सस्टेन करोगे अपना पेमेंट वाला बिजनेस? सबसे बड़ी समस्या है। आज तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपीआई को बिल्कुल एमडीआर फ्री रखा है। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, मर्चेंट को भी कुछ पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो दिस इज अ बर्डन ऑन ऑल दीज कंपनीज, जिसकी वजह से ये कंपनीज क्या करती हैं, ऑल्टरनेट्स ढूंढने लग जाती हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो। अगर यूपीआई पे आरबीआई ने एमडीआर फीस अलाउ कर दी, बहुत छोटी सी 0.1% भी अलाउ कर दी, तो पेटीएम और पेटीएम जैसी कंपनीज की बल्ले बल्ले है, बहुत पैसा छापेंगी ये कंपनियां। लेकिन आज के दिन में ये सारी ट्रांजैक्शंस एक प्रेशर ही बन के रह जाती हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो जो डेटा इकट्ठा किया है उन लोगों को लोन बेची जा सके। तीसरी समस्या कंपनी में लीडरशिप, लीडरशिप इन डिफरेंट सेगमेंट्स। देखिए, यूपीआई की ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर है ना, वो गूगल पे के पास और फोन के पे के पास है। 80% ऑफ द शेयर उनके पास है। पेटीएम का मार्केट शेयर सिर्फ 10% रह गया। ऑफ कोर्स आरबीआई की रेगुलेशंस की वजह से वैसा हुआ, तो ये मार्केट लीडर नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वहां पर तो पॉलिसी बाजार इनको फटकने नहीं दे रहा अपने आसपास, है ना। और जो म्यूचुअल फंड्स वाला बिजनेस है और स्टॉक ब्रोकिंग वाला बिजनेस है, वहां पर ज़ेरोधा जैसी कंपनी और ग्रो जैसी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका बोलबाला चल रहा है। तो कंपनी की लीडरशिप नजर नहीं आ रही बहुत सारे वर्टिकल्स में जहां ये ऑपरेट करते हैं। जब आप दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, 10वें नंबर के प्लेयर्स होते हैं ना, तो और आपको मार्केट शेयर गेन करना होता है, तो आपको कैश भी बर्न करना पड़ता है, आपको पैसा बर्न करना पड़ेगा। अगर आप पैसा बर्न करोगे उसके बाद ही आपका मार्केट शेयर ऊपर उठेगा। अगर कंपनी पैसा बर्न करने लग जाती है तो मार्केट आपको रिवार्ड नहीं करेगी।
ठीक है, तो कैच 22 सिचुएशन हो गई। आप पैसा बर्न करोगे तो समस्या है, क्योंकि मार्केट आपको रिवार्ड नहीं करेगी, और अगर आप पैसा बर्न नहीं करोगे तो आप कभी भी लीडरशिप नहीं ले पाओगे। कंपनी अगर लीडर है तो सिर्फ अपनी मर्चेंट वाले बिजनेस सेगमेंट में है, साउंड बॉक्स वाले बिजनेस सेगमेंट में है, उसी के थ्रू आप मर्चेंट लोन्स दे रहे हो और वहां पर आप लीडरशिप ले सकते हो। लेकिन जो पोस्ट पेड लोन्स हैं, जो क्रेडिट और यूपीआई वाले लोन्स हैं, वो बहुत सारी फिनटेक कंपनीज हैं जो बेच रही है ये वाले लोन्स, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने 4 करोड़ मर्चेंट्स को अपने इकोसिस्टम में एसिमिलेट कर दिया है, चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपसे लोन लेंगे। समझ गए? तो अगर कंपनी को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और नए ग्रोथ के एवेन्यूज ढूंढने हैं, तो उनको नई सेगमेंट्स में भी लीडरशिप लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक सेगमेंट में लीडरशिप से बात नहीं बनेगी। उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। कंपनी एक कस्टमर को अपने इकोसिस्टम में लेने के लिए लगभग 2000 से 3000 रुपए खर्च करती है, और पैसा कितना कमाती है? 500 रुपए सिर्फ। ये समस्या है। जब भी हम किसी ऑनलाइन कंपनी को देखते हैं ना, तो हम कैक देखते हैं, कैक टू रेवेन्यू पर यूजर क्या है। क्या होता है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो बहुत हाई है कंपनी की। उसके बाद आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो बैंक्स के ऊपर, एनबीएफसीज के ऊपर। आप अपनी बैलेंस शीट से पैसा बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इसमें आपकी जो ग्रोथ है ना, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गई दूसरी कंपनीज के ऊपर। आप कितनी ज्यादा कंपनीज को ऑनबोर्ड करते हो, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा है, उस बात के ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंडेंट है। दूसरी कंपनी जैसे जोमेटो, वहां पर ऐसा नजर नहीं आता हमें। तो ये समझिए, ये बहुत बड़े रिस्क हैं कंपनी के अंदर। अब वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके की कंपनीज में वैल्यूएशन बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आज के दिन में कंपनी लॉस के अंदर है। 600 करोड़ का लॉस है आज के दिन में कंपनी में, और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि 3 साल के बाद 2028 तक कंपनी लगभग 2000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ तक का प्रॉफिट करने लग जाएगी। तो बहुत फिनोमिनल ग्रोथ आने वाली है बॉटम लाइन के अंदर। क्यों आने वाली है? जो इनका इबिटा है वो 7% से ग्रो हो जाएगा, 15% या 20% भी हो सकता है, और जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 25% के आसपास मैंने एज्यूम किया है ना। तो इबिटा बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है 2028 में, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 2000 करोड़ तो हो जाएगा, शायद 2500 करोड़ के आसपास भी नजर आने लग जाए। तो कंपनी अगर 2028 में 2500 करोड़ का सपोज कीजिए पैट कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो हम देखेंगे कि फॉरवर्ड के पीई पे कंपनी कैसे रेट कर रही है। ट्रिकी सिचुएशन है और कोई भी सेम मैच नहीं है, सही बताऊं तो। ठीक है, तो वैल्यूएशन के ऊपर मत जाइए। हाँ, ये वैल्यूएशन शीट पे हमको ये जरूर नजर आ रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, कंपनी की बॉटम लाइन भी बहुत रैपिडली एक्सपेंड हो रही है। और ये बात भी समझ जाइएगा कि अगर कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया जैसा ये वैल्यूएशन मॉडल दिखा रहा है, तो मार्केट इसको बहुत अच्छी रेटिंग देने वाली है। शायद इस कंपनी को 40 का, 50 का, 60 का या 70 का पीई भी मिल सकता है, अगर मार्केट सिनारियो ठीक रहा। पूरी मार्केट क्रैश कर रही है तो कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। लेकिन न्यू एज कंपनी जो प्रॉफिटेबल है और अपने रेवेन्यूज को और अपने इबिटा मार्जिन्स को बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, हम एक बात तो समझ सकते हैं कि मार्केट उसको अच्छी वैल्यूएशन देगी। अगर कंपनी को 45 का, 50 का या 60 का वैल्यूएशन मिलता है, तो शायद हमारा 20% का, 25% का या 30% का भी शायद रिटर्न बन जाएगा। मैं किसी हार्ड एंड फास्ट नंबर के ऊपर नहीं जा रहा, इसमें जानबूझ के नहीं जा रहा, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ वैल्यूएशन को देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा इतना पैसा बन ही जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन शीट को सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए और सिर्फ ये समझिए कि कंपनी के जो बॉटम लाइन है ना, जो पैट है, वो एक्सपेंड होने वाला है। ये एक सत्य है, अगर कंपनी ऐसा परफॉर्म करती है जैसा ये बोल रहे हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से डिफरेंट ब्रोकरेजेस हैं, अगर मैं उनकी भी रिपोर्ट पढ़ता हूं तो वो भी यही कह रहे हैं कि कंपनी 2000 करोड़ का, 2500 करोड़ का पैट तो कर ही लेगी 2028 में। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग बिजनेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।